Suit for ejectment and damages for wrongful use and occupation. Civil law property disputes. First, what is a suit for ejectment? A suit for ejectment is a civil case filed by a person who is the rightful owner or entitled to possession of property and someone else is wrongfully occupying it. The owner goes to court asking the judge to order the person in occupation to leave the property so the owner can get possession back. This is called ejectment. देखो सिंपल सी बात कह रहे हैं यहाँ तक। कह रहा है पहली बात तो कह रहा है कि सूट फॉर रिजेक्टमेंट होता क्या है। कह रहा है वो एक सिविल सूट है, सिविल केस फाइल करते हैं उसमें। अगर मान लीजिए दो दो पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये रेवांशी है और यहाँ पे अजय है, ठीक है, और रेवांशी की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक घर एक हाउस है, और यहाँ से अजय आता है और अजय इनकी प्रॉपर्टी पे कोई क्या कहते हैं अपना कब्जा कर लेता है किसी भी प्रकार से, या फिर इनके घर पे रहने लग जाता है जबरदस्ती आके, या फिर कब्जा करके कोई दुकान खोल लेता है, या फिर अपना दिखाता है कि मेरा हक है इस पे, जबकि राइटफुल ओनर कौन है यहाँ पे, रेवांशी है। उसके बाद क्या करेगी रेवांशी, ये करेगी कोर्ट चली जाएगी, कोर्ट से जाके जज से बोलेगी कि आप ऑर्डर पास कर दीजिए इस पर्सन के अगेंस्ट, ताकि मेरी जो पोजेशन है मुझे बैक मिल सके, मुझे वापस मिल सके। इसी को कहते हैं इजेक्टमेंट। सिंपल सी बात है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए रिवंशी। Second, what are damages for Sir, wrongful एक use and second. occupation? What is the difference in हाँ ejectment and eviction? हाँ जी, कौन बोल रहा है बताइए। आयुषा here. हाँ जी Sir, ऐसा बोलिए। ejectment और eviction में क्या difference होता है? मैं बताता हूँ आपको एड में इस टॉपिक के बाद। ठीक है। What are damages for wrongful use and occupation? When someone stays in the property without legal right, even after the lease ends or without any agreement, the owner is deprived of using or earning from that property. Sir, continue करूँ? करिए। So, the owner can also claim damages money from the person for the period during which they were wrongfully occupying the property. This claim for damages in a property suit is commonly called mesne profits, means compensation for wrongful occupation until the defendant vacates. करिए। Third, what are mesne profits? Mesne profits are a type of damages or compensation that the owner can claim when: first, the defendant is in wrongful possession of the property; second, the defendant has used or enjoyed the property even though the owner had the right to it; third, the owner was prevented from using or earning from it. Mesne profit are the money the wrongfully occupying person could have earned or did earn by using the property, like rent plus interest, but not including profits from improvements made by that person. ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्या कहते हैं सेकंड पॉइंट जो पढ़ा है, इसमें एक जो वर्ड आया ना, कहाँ गया हो, ये रहा, सॉरी, ये वर्ड देख रहे हैं ना, इतना देखिए, इतना, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना, मीन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हाट आर द डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल यूज ऑफ ऑक्यूपेशन। फिर कहता है ये व्हेन समवन स्टे इन अ प्रॉपर्टी विदाउट लीगल राइट। अगर कोई बंदा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कह रहा है व्हेन समवन स्टे इन अ प्रॉपर्टी विदाउट लीगल राइट। अब मान लीजिए कोई बंदा है, ये रेवांशी की प्रॉपर्टी, यहाँ पे वो विदाउट लीगल राइट के वो रह रहा है, इवन आफ्टर द लीज एंड, और वो किराएदार था पहले, लीज पे घर था, उसने लीज पे ले रखा था, बट वो एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो लीज पीरियड है वो खत्म हो चुका है, और विदाउट एनी एग्रीमेंट, या फिर कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी वो रह रहा है, द ओनर इज डिप्राइव्ड यूजिंग और अर्निंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। भाई ना उसको वो निकाल पा रहा है, क्या कहते हैं, ना उसको कोई प्रॉपर्टी, सॉरी, ना पैसे मिल रहे हैं, ना कुछ अर्न कर रहा है, सो द ओनर कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। तो कह रहे ओनर भी ना डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जिसको मनी कहते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द पर्सन फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच दे वर wrongfully occupy the property। कब तक का पीरियड, जब तक उसने wrongfully उसको अपने क्या कहते हैं पोजीशन में ले रखा था। दिस क्लेम ऑफ फॉर डैमेजेस इन प्रॉपर्टी सूट इज सो कॉल्ड, सूट इज कॉमनली कॉल्ड मीन प्रॉफिट। इसे कहते हैं मीन प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर कह रहा है इट मीन्स कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन अंटिल द डिफेंडेंट वेकेट। जब तक भाई वो उसे छोड़ नहीं देता, ठीक है ना, जब तक उसको देना पड़ेगा।
ये वाला पॉइंट पढ़ लिया ना आपने, थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द मीन Yes, प्रॉफिट। sir. Yes, sir. फिर क्या कहते हैं, मीन प्रॉफिट आर टाइप ऑफ डैमेजेस कंपनसेशन दैट ओनर कैन क्लेम। कब के मीन प्रॉफिट क्या कह रहा है कि भाई एक डैमेजेस है, ये कंपनसेशन है जो ओनर क्लेम कर सकता है, उसे हम मीन प्रॉफिट कहते हैं। जैसे ओनर जो होगा ना, ऑनर क्या करेगा, उसे क्लेम कर सकेगा, उसे कहते हैं मीन प्रॉफिट। फिर क्या कह रहा है, कब कब कितने क्या कहते हैं, कब कब कर सकते हैं, द डिफेंडेंट इज इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जब उसने रॉन्गफुली पोजेशन कर रखा हो प्रॉपर्टी का, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है प्लेंटिफ की। द डिफेंडेंट हैज यूज्ड टू एंजॉय द प्रॉपर्टी इवन दो द ओनर हैड टू राइट इट, जब भाई ओनर का राइट है बट फिर भी यूज कर रहा हो। द ओनर वाज प्रिवेंट फ्रॉम यूजिंग और अर्निंग, भाई ना उसे प्रिवेंट कर पा रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, ना उससे कुछ अर्न कर पा रहा है। ये वाला पॉइंट समझ गया ना, इसे मीन पढ़ते हैं, मीन। ठीक है ना, मैक्सिमम नहीं पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, ऑलराइट। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। Why can a plaintiff claim damages? First, if someone stays without right, they stop the owner from earning rent or using the property. Second, the law says the person in wrongful possession must pay compensation for that loss, not just leave the property. ठीक है, रुक जाइए। क्या कह रहा है, व्हाई कैन अ प्लेंटिफ क्लेम डैमेजेस। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ समवन स्टे विदाउट राइट, जब वो बिना किसी राइट के रह रहा है, दे स्टॉप द ओनर फ्रॉम अर्निंग रेंट। भाई वो उसको, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और मान लीजिए मैं रह रहा हूँ इस पे, है ना, मैं इस पे रह रहा हूँ, किसी और की प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी और को ये घर को रेंट पे नहीं चढ़ा पाएगा। ठीक है ना, ये रेंट पे नहीं चढ़ा पाएगा, और जब रेंट पे नहीं चढ़ा पाएगा तो क्या नहीं होगी, इसकी अर्निंग नहीं होगी ना, अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो वो यूज नहीं कर पाएगा प्रॉपर्टी का, तो उसको तो नुकसान ही है। फिर कह रहे हैं, द लॉ से द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन मस्ट पे कंपनसेशन, मस्ट लिखा है तो उसे करना ही पड़ेगा कंपनसेशन को पे, मे नहीं लिखा, मस्ट लिखा है, तो याद रखना, फॉर द लॉस, नॉट जस्ट लीव द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए। So the suit usually asks the court to first give possession back to the rightful owner ejectment and second pay damages mean profit for wrongful use and occupation. पहले तो कह रहे हैं कि भाई उसको जो पोजेशन होगा वापस देना पड़ेगा ओनर का, ठीक है, फिर उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे मीन प्रॉफिट के, ठीक है ना। नेक्स्ट। Fifth, when can this suit be filed? A suit for ejectment and damages can be filed when first, the lease or tenancy has ended. For example, if a tenant's fixed term of 1 year is over and the tenant still stays without permission. Second, there is no lease or agreement, but someone occupies property. If person A owns land but person B just enters and stays without right, illegal occupation. Third, the occupier refuses to vacate after legal notice. The owner normally serves a notice to quit asking the occupant to leave by a certain date. If the occupant doesn't leave, the suit is filed. देखिए 3 पॉइंट कह रहा है इसमें। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द लीज और टेनेंसी हैज एंड। उसने एग्जांपल भी दे नीचे, अगर कोई टेनेंट है वो रह रहा है एक फिक्स टाइम के अंदर, 1 साल के अंदर एक टाइम है उसके अंदर, जब वो ओवर हो जाता है उसके बाद भी वो टेनेंट वहीं रह रहा है, किराएदार वहीं रह रहा है विदाउट परमिशन, तब करेगा वो। दूसरा क्या है, देयर इज नो लीज और एग्रीमेंट, कोई लीज और एग्रीमेंट नहीं है, बट समवन ऑक्यूपाइज प्रॉपर्टी। कई बार देखते होंगे ना कि किसी का कोई खाली प्रॉपर्टी पड़ रहा है। अभी एक राजेंद्र प्लेस, आपने सबको नाम सुना होगा, राजेंद्र प्लेस सबने सुना होगा, जहाँ पे आईएएस वगैरह की कोचिंग होती है। तो वहाँ पे एक क्या कहते हैं घर बना हुआ था, उसके अंदर आसपास के जो गार्ड थे ना, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब भाई वो रहने लगे, अब वो जो जहाँ वो प्रॉपर्टी के ओनर थे वो यूएस में रहते थे, है ना, सॉरी यूएस में रहते थे, यहाँ पे यूएस में। तो वो रहने लगे और सबने कब्जा कर लिया उस पे। हालांकि क्या कहते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड वो केस जीत गए, क्योंकि वो लोग आते ही नहीं थे, तो वो केस जीत गए। बट अगर ये क्या होता, अगर ये लोग आते यहाँ पे दिल्ली इंडिया में रहते या बाहर भी रह रहे और ये लोग अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते, तो ये लोग केस हार जाते, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, बिना उनसे परमिशन के रह रहे हैं ना। तो ये वाला एग्जांपल हो गया, पर्सन ओन्स लैंड बट अ पर्सन बी एंटर एंड स्टे विदाउट राइट, इलीगल ऑक्यूपेशन हो गया। फिर क्या कह रहा है, द ऑक्यूपायर रिफ्यूज टू वेकेट आफ्टर लीगल नोटिस। अब मान लीजिए कि ये यूएस के जो हमारे बंदे थे जिनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उनको लीगल नोटिस भेज दिया है ना, लीगल नोटिस भेज दिया कि जी क्या कहते हैं आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, बट फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो वो सूट फाइल कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट।
Sixth, what does the court decide? When the court hears the case, it examines first who owns the property, title, ownership documents. Second, whether the defendant is in lawful possession or is now occupying without right. Third, whether the plaintiff gave notice to quit and the defendant still stayed. Fourth, what damages, mean profits, the plaintiff should be paid or for wrongful occupation. कह रहा है कि भाई कोर्ट क्या क्या डिसाइड कर सकता है। तो पहले पहले पॉइंट में कह रहा है कौन प्रॉपर्टी, भाई जिसके पास टाइटल है उस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है ना, वो देखेंगे। फिर ऑनरशिप है नहीं है, डॉक्यूमेंट है नहीं है, अगर ये सब होगा ठीक है। फिर कह रहा है वेदर द डिफेंडेंट इज इन लॉफुल पोजेशन, क्या पता वो डिफेंडेंट लॉफुल पोजेशन में है या नहीं है, या फिर और इज नाउ ऑक्यूपाइंग विदाउट राइट, या फिर वो विदाउट राइट कह रहा है यहाँ पे। थर्ड में कह रहा है वेदर द प्लेंटिफ गिव नोटिस टू क्विट एंड द डिफेंडेंट स्टिल से, मतलब भाई जो हमारा प्लेंटिफ साहब है उन्होंने एक लीगल नोटिस दे दिया तभी वो रह रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है, फिर भी रह रहा हो क्या पता। फिर क्या कह रहा है व्हाट डैमेजेस मीन प्रॉफिट्स द प्लेंटिफ शुड बी पेड wrongfully wrongful occupation। नेक्स्ट पढ़िए। If the court finds in favor of the plaintiff, it can order the defendant to vacate the property, the defendant to pay mean profits damages for the period of wrongful occupation, payment of interest and cost where justified. ठीक है ना, तो कह रहा है अगर कोर्ट जो है प्लेंटिफ के फेवर में ऑर्डर देगा तो क्या क्या होगा, जो डिफेंडेंट साहब होंगे उनको अपनी जो प्रॉपर्टी पे वो कर रहे हैं जबरदस्ती रह रहे हैं, तो उसको विकेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या कह रहे हैं द डिफेंडेंट टू पे मीन प्रॉफिट, उनको मीन प्रॉफिट देना पड़ेगा जो डैमेजेस हुए हैं फॉर द पीरियड ऑफ रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन। मान लीजिए 1 जनवरी 1 जैन को किसी ने 2025 को किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करा, में जबरदस्ती रह रहे हैं, और आगे आपका कहते हैं 6 सितंबर आ गया है ना 2025 का, तो जब तक की डेट पे वो रह रहे थे ना इस प्रॉपर्टी पे, तो ये मीन प्रॉफिट बन जाएगा इनका, ठीक है ना। तब तक उनको वहां पे पैसे देना पड़ेगा जो भी उनका डैमेजेस रहे होंगे ना, याद रखना चाहिए। फिर कह रहे हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कोर्ट कॉस्ट, कोर्ट की भी कॉस्ट कटेगी वो भी देना पड़ेगा उससे। फॉर एग्जाम्पल से पढ़िए। Example, Mr. Sharma owns a shop building in Delhi. He rented it to Mr. Gupta for 1 year, from January 1, 2024 to December 31st, 2024. After the lease ended, Mr. Gupta refused to leave even after Mr. Sharma sent a notice asking him to vacate. Now, Mr. Sharma can file a suit for ejectment asking the court to make Mr. Gupta vacate the shop building and pay damages for the period Mr. Gupta continued to stay after December 31st, 2024, based on monthly rent or market rent that the property could have earned. ठीक है ना, जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया वैसा ही एक मिस्टर शर्मा नाम के बंदे हैं जिनकी क्या कहते हैं शॉप है दिल्ली के अंदर। उन्होंने मिस्टर गुप्ता को वो रेंट पे दिए 1 साल के लिए, बट भाई उनका जो पीरियड है वो खत्म हो गया, उसके बाद भी वो रह रहे हैं। उन्होंने उनको बोला गया, बात बात में समझाया कि जी आप हमारी प्रॉपर्टी को खाली कर दीजिए, नहीं माने। लीगल नोटिस दे दिया भी नहीं मान रहे, तो उन्होंने क्या करा केस फाइल कर दिया। सिंपल सी बात है। अब बताइए यहाँ तक किसको समझ नहीं आया, बिल्कुल भी 1% भी कोई डाउट है तो इस टॉपिक से बताइए मुझे फटाफट। और ये सर समझ में आ गया, पर इजेक्टमेंट सिचुएशन में अगर सर जो लैंड लॉर्ड है वो टेनेंट को, लाइक अगर टेनेंट वहां पे रह रहा है और अगर वो टेनेंट को पहले ही निकाल देता है तो क्या वो भी इजेक्टमेंट की, क्योंकि उसको निकाला जा रहा है तो वो ऐसा कुछ सूट कर सकता है क्या? अच्छा ठीक है, जैसे मैं रिवर्स समझाता अगर हूँ। बिल्कुल इसका सिचुएशन हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि 1 साल का एक वो बना है, एग्रीमेंट बना है ना, यही कह रहे हैं ना। और 1 साल के अंदर ही, मतलब कि इस 1 ईयर के अंदर ही जो हमारे जो क्या कहते हैं ओनर है प्रॉपर्टी के, उन्होंने वो निकाल दिया। उन्होंने किसको निकाल दिया, टेनेंट को, है ना, यस टेनेंट को निकाल दिया प्रॉपर्टी से, ये कह रहे हैं ना। तो क्या होगा, यही यस। पूछ रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए जब एग्रीमेंट बनता है ना, एग्रीमेंट बनता है उसके अंदर क्लॉजेस डलते हैं, उसके अंदर उस क्लॉजेस के अंदर साफ लिखा होता है अगर ऐसा कोई भी करता है, मान लीजिए विदाउट नोटिस के, या तो जो हमारा मान लीजिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ले लेते हैं,
डिफेंडेंट हो गया किराएदार और प्लेंटिफ हो गया मकान मालिक। अगर जो भी बिना नोटिस के ऐसे कुछ करता है या फिर निकाल देता है तो उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? ओके। वो हमारे पहली बात तो तो एग्रीमेंट ये में सूट एग्रीमेंट में मेंशन होता है। ओके, ठीक है सर। नहीं समझ में आया मनीष, दोबारा समझाओ दूसरे एग्जांपल से। ये यस आ गया कि एग्रीमेंट में होता है, पर हम वो कोर्ट में, मतलब जैसे मान लो हमें किसी ने निकाल दिया, तो हमें ठीक है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोई सूट आप देखिए ना कोर्ट में जाना पड़ेगा, जब एग्रीमेंट बनेगा तो आपका एफिडेविट भी बनेगा ना। में दिखा देंगे और और उसमें तो हमें। आपने वो तो ऑलरेडी ले रखा है कि आपने क्या क्या कौन अच्छा कौन दो अच्छा पार्टी हैं जिन्होंने इस बात पे एग्री करा है, तभी वो एग्रीमेंट बना है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो तो क्लॉजेज में इसको जो ऑलरेडी है डला होता है जल्दी कि नहीं कोई बंदा होगा। इस तरीके से नहीं कर सकता। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं, कहीं आगे मैं केस पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। सपोज कीजिए कि उनको मतलब कि उनकी पूरी बिल्डिंग जो है पूरी खराब हो गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिल्डिंग है ना, और ये पूरी ना टूटने को हो रही है, मतलब बिल्कुल मरम्मत ये के सर। लिए इनको करना ही करना है कि भाई खाली करवाना पड़ेगा। तो भाई जो हमारा जो क्या कहते हैं डिफेंडेंट है, मतलब कि हमारा जो किराएदार है टीनेंट है, उसको खाली करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में तो दिखा देगा प्लांट जी ये बिल्डिंग गिरने वाली है, कल कोई मर गया तो भी मेरे ऊपर ही बात आएगी। दूसरा मान लीजिए कि उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, जो हमारा जो मकान मालिक है ना, इसको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, वो पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो भाई वो प्रॉपर्टी खाली ओके। करवा सकता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, एट दी एंड तो बंदे का राइट है ना, इस बंदे का राइट है जो क्या कहते हैं ओनर है प्रॉपर्टी का। तो ये सब कंडीशंस होती हैं, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। मैं कभी आपको दिल्ली रेंट कंट्रोल पढ़ा किसी ने, डीआरसी पढ़ा किसी ने? सर पूरा तो नहीं पढ़ा है। ठीक है, यस सर, कंप्लीटली नहीं है, पर वैसे ठीक है, ठीक है, कभी कभी मैं आपसे डीआरसी जो डिस्कस कर लूंगा। तो जब डीआरसी पढ़ेंगे ना आप, तो यस। उसमें ये सारी कंडीशन बताई गई है। हालांकि अधिकतर क्या होता है, जो हमारा क्या कहते हैं वो होता है ना टीनेंट, टीनेंट इसके फेवर में चीजें आती है अधिकतर। मतलब लगा लिया अगर सौ ओके। केस हुए हैं ना, 100 केस हुए हैं, तो 95 केस जो मैंने अभी तक पढ़े हैं अपने केस मैट के अंदर और अदर जो चीजें पढ़े इंटरनेट वगैरह पे, तो 95 केस में जो हमारा टीनेंट ही जीतता है भाई। हमारा जो ये होता है ना, हमारा मकान मालिक ही हारता यस। ही हारता है। बट अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहाँ पे भाई मकान मालिक को भी दे रखे कि आप अपने स्पेशल कुछ चीज हो तो उसमें खाली करवा सकते हैं, बट है कि एग्रीमेंट में लिखा होता है तो उसके क्लॉजेस भी माने जाते हैं। ऐसा यस नहीं कि सर। बंदा तो उनको कुछ भी कह देगा, मेरे को तो अभी बेटी की शादी करानी है मुझे खाली चाहिए, ऐसा भी नहीं है, नोटिस देना पड़ता है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आप चीजें पढ़ेंगे आकर समझेंगे। बाकी अभी तक तो इतना जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसका आंसर मैं ऊपर दे चुका हूँ, ठीक है। और कोई डाउट? यस। और बाकी लोग ड्राफ्ट बना के लाए ना आज, मीटिंग के बाद गायब मत हो जाना कोई। जी। Suit for ejectment and damages. Before the Senior Civil Judge, District Dash Delhi, suit number dash of 2026, in the matter of Mrs. Surjit Kaur Sahi, wife of Mr. Arvinder Singh Sahi, son of both resident of dash Chandigarh, plaintiffs versus Power Grid Corporation of India Limited, Hemkund Chamber, Nehru Place, New Delhi, 110029, through its chairman, managing director, defendant. Suit for ejectment and damages for wrongful use and occupation. Most respectfully showeth. First, the plaintiff being the owner of flat number Nehru Place, New Delhi, let out the said flat to Mrs. National Power Transmission Corporation Limited, a Government of India undertaking, now called as Power Grid Corporation of India Limited, having their registered office at Hemkund Chamber, Nehru Place, New Delhi, 110019, for a period of 3 years with effect from, with unregistered lease deed, copy annexed as Annexure A. The delivery of the possession of the said premises was simultaneous on the said date. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है, प्लेंटिफ है उसका एक क्या कहते हैं एक फ्लैट है जिसकी वो ओनर है, उसकी पूरी डिटेल दे दी है। नेक्स्ट पढ़िए। Second, that the period of 3 years referred above starting from dash expired on dash, that after the expiry of the said lease, the defendant become a month-to-month tenant of plaintiffs. ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़िए। अच्छा Third, सॉरी, एक मिनट, मैं ऐसे नहीं पढ़ा था इसको, आप बताइए कि यहाँ तक समझ में आया सेकंड पॉइंट तक?
हेलो, कहीं मैं बोलता हूँ ठीक है और आप लोग कोई क्वेश्चन ही ना पूछें। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तो सिंपल सिंपल बात ही कह रहा है वो 2 पॉइंट में। Third, that the plaintiffs, being in need of the premises in question, approached the defendant for vacation of the same on various gives date. However, the defendant, who were approached through their officers, did not agree to plaintiff's demand. The plaintiffs thereafter served a legal notice through their counsel, Shri Dash, copy annexed as Anexure B, under Section 106 of Transfer of Property Act, terminating the said tenancy on midnight of Dash. नेक्स्ट। Fourth, that the defendant received the plaintiff's legal notice. सही क्या होता है? क्या? US अंडर सेक्शन under Section 106 of Transfer of Property Act on dash, that is clear 15 days before the last day of dash, and thus is a valid notice under the Transfer of Property Act. Proof of the service of legal notice is annexed to same as Anexure B. Fifth, that however the defendant, even after receiving the said legal notice, have neither vacated the premises nor shown their intention to vacate. Thus the defendant from dash are in wrongful use and occupation at the rate ₹1000 per day, as the rate of rent in the area are for such premises prevailing, and the plaintiffs have rightly assessed the rate of ₹1000 per day. The same rate was demanded in the legal notice dated that since the premises were needed by the plaintiffs for their own purpose, they will have to take on rent the premises of same size in the same area where the flat is situated, and plaintiffs have done a market survey during the search for the flat and found that the rate of rent in the area is ₹100 to ₹150 per square feet. The plaintiff's own flat, which is 370 square feet super area, will be available in the market for ₹37,000 to ₹55,500 per month. The plaintiff does not have means to take on rent a flat for own purpose at such high rates, and thus needed the flat, and for this reason asked the defendant to vacate the premises. 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अपने पर्सनल यूज के लिए वो ले सकता है, तो उसी चीज की बात हो रही है कि भाई इतना इतना रेंट है और वो अपना फ्लैट खुद चाह रहा है कि डिफेंडेंट से कि भाई तू खाली कर ताकि मैं रह सकूं। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. बाकी लोग है नहीं है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक सीधी सीधी बात है, Yes, बिल्कुल sir, सिंपल yes. लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल जो हमने अभी तक एग्जांपल पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, उसी के हिसाब से चीज चल रही है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं होगी समझने में क्या ये नई चीज आ गई है। तो जो मैंने सेम एग्जांपल था सेम ड्राफ्ट के अंदर है, बाकी कुछ अगर बहुत हैवी होता है समझाता हूँ मैं भी। जी नेक्स्ट पढ़िए। Sixth, the defendant is presently paying a month rent of ₹6,808 per month, ₹6,808 for the plaintiff's flat measuring 370 square feet super area. The plaintiff's premises are not governed by Delhi Rent Control Act, as the rate of rent is more than ₹3,500, and thus the Honorable Court has jurisdiction to try the matter. ठीक है Seventh, Seventh, the cause of action in the present case arose on dash when the plaintiffs approached the defendant for the vacation of the said flat. The cause of action further arose on dash when the plaintiffs again approached the officer of the defendant for the vacation of the flat, who, however, did not oblige. The cause of action further arose on when the plaintiffs served a legal notice dated dash through their advocate Shri Ajit Pandey, asking the defendant to vacate the same by dash. The said notice was duly received on dash. However, the defendant did not vacate the flat in question. The cause of action in the present case is a continuing one.
इस वाले 8. पैराग्राफ में क्या बताया गया है, सिंपल सी बात, कि कब कब कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है, ठीक है ना। कब कब क्या हुआ, कब वो नोटिस देने गया, कब उसको बोलने गया, कब उसने अप्रोच करा, कब उसने बोला उसे खाली करो, तब भी वो नहीं कर रहा फ्लैट को। तो वो कॉज ऑफ एक्शन की बात हो रही, दैट्स इट। 8th, that since the property whose possession is sought is situated in Delhi, the lease for the premises was executed in Delhi and delivery of possession made in Delhi, and since the premises are not covered by Delhi Rent Control Act, the Honorable Court has jurisdiction to try the matter. 9th, that the court fee payable has been calculated ad valorem as per the chart section 7 of the Court Fee Act on the annual rent received by the plaintiffs. The annual rent is rupees dash arrived at by multiplying monthly rent of rupees dash by 12. On this, a court fee of rupees dash is paid. The plaintiffs undertake to pay any additional court fee that may be found due by the Honorable Court. देखिए इसमें वो पूरा बता रहा है फीस का मैटर, कि क्या क्या उसकी कोर्ट फीस है, क्या क्या चार्ट के अंदर फीस लगी, सब कुछ कैलकुलेट करके अगर और कोई फीस होती है वो भी वो भरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर उसने अपने बारे में बता दिया कि भाई मेरा जो एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, उसके अंदर डिफेंडेंट को दे रखा है, अब मेरे को वो खुद के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, वो ठीक है, मुझे खुद अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, बट वो नहीं खाली कर रहा है। तो उसी की वो रुपयात लगा रहा है कोर्ट से कि जी इसको देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी दिल्ली के अंदर कोर्ट की जुरिडिक्शन है। प्रेयर पढ़िए एक बार। Prayer. It is, therefore, most respectfully prayed that this honorable court may be pleased to: first, pass a decree for ejectment against the defendant and in favor of plaintiffs; second, pass a decree for payment of damages at the rate rupees 1000 per day for wrongful use and occupation of the flat by the defendant; third, any other relief deemed fit and proper may also be given; fourth, cost of the case may also be given. Plaintiffs through advocate Delhi dated. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सिंपल सी बात कह रहा है कि आप डिग्री पास कीजिए, ठीक है, किसकी, फॉर रिजेक्टमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ताकि वो उसको वहां से निकाला जाए इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, पहली बात। दूसरा कह रहा है पास अ डिग्री, कितनी पेमेंट चाहिए, तो 1000 रुपए पर डे की हिसाब से रॉन्गफुल जो उसने यूज करा उसको, उसका ऑक्यूपेशन को डिफेंडेंट से हमें चाहिए, मतलब ऐसे प्रेयर कर रहे हैं कोर्ट से। एनी अदर रिलीफ, कोई अगर अदर रिलीव है तो कोर्ट उसको वो भी दे सकता है जो उसके फेवर में हो और डिफेंडेंट का केस हो। कॉस्ट ऑफ द केस में ऑल्सो भी गिवन, मतलब जो ये कॉस्ट ऑफ द केस में भी ऑल्सो भी गिवन है ना, मतलब जी मान लीजिए कि इन्होंने केस फाइल करा, किसने करा केस फाइल, अपने प्लेंटिफ ने। तो प्लेंटिफ कह रहा है जो इसको कॉस्ट केस को फाइल करने में जो मेरा मनी लगा है ना, वो भी मेरे को डिफेंडेंट से दिला दो, ठीक है ना, वो भी मेरे को इससे दिलवा दो। बस ये प्रेयर है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये सिर्फ क्या है, प्रेयर है ना। ऐसा कर भी सकता है कोर्ट, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये मे लिखा है। शायद तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि हम प्रेयर कर रहे हैं। वेरिफिकेशन। Verification. Verified at Delhi on dash day of 2026 that the contents of the para 1 to dash are true to our personal knowledge, and those of paras dash to dash are true and correct on the basis of legal advice received and believed to be true. Last para is prayer to the Honorable Court. देखिए जो आप लोगों ने कल मेरे को ड्राफ्ट दिखाए थे, सिर्फ एक बच्चे ने उसमें, मेरे ख्याल से मनीष ने, जहां तक मुझे आता है, सिर्फ वेरिफिकेशन वाला क्लॉज लिखा था ये वाला, और किसी ने नहीं लिखा था। तो मैं एक बार समझाता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है ना, वेरीफाई एट दिल्ली, और यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या कह रहा है कि जितना भी कंटेंट है ना, जो मैंने यहाँ तक लगाया निशान, ये सारा तो किसने बताया, जिसने केस फाइल करवाया है, प्लेंटिफ ने। ये कह रहा है तो मेरे पर्सनल यूज का है, सब ये चीजें ट्रू है। फिर कह रहा है दोस्त पैरा नंबर 1 से 1 जहां तक भी जो इनसे पैरा है, कह रहा है ट्रू एंड करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस कौन देता है भाई, एडवोकेट देता है, काउंसिल देता है। तो ये कह रहा है मेरे को लीगल एडवाइस दी गई है मेरे काउंसिल के द्वारा, मैंने रिसीव करी, रिसीव लिखा है ना, एंड बिलीव टू बी ट्रू। अब भाई ऐसा होता है ना कि कल को अगर उसका एडवोकेट ने गलत एडवाइस दे तो ये लाइन लिखाई गई है कि भाई बिलीव टू बी ट्रू। तो कह रहा है लास्ट पैरा जो है हमारा क्विक प्रेयर है ऑनरेबल कोर्ट से। फिर यहाँ प्लेंटिफ के साइन वगैरह आते हैं। अब एक चीज मैं आपको दूंगा इस चीज में,
ये कहाँ गई लाइन, ये लाइन लिखिए ना, नोट दिस प्लेंट हैज बीन सपोर्टेड बाय एफिडेविट। जितने भी अभी लोग क्लास में हैं सब इसका एफिडेविट बना के लाएंगे सेम इसका। समझ में आया आपको? आप सब इसका एफिडेविट बना के लाएंगे।